इतिहास के अलग अलग किताबों के पन्ने में पुराने मकबरा इमारत में हम लोगों ने बहुत सारे राक्षस डीमनों को देखा है, उनके बारे में जाना है जो हद से ज्यादा क्रूर और खून के पैसे थे। बट कहाँ है वो लोग? ऐसा कहा जाता है कि हिस्ट्री के बहुत सारे एम्परर सीक्रेट लेन के साथ फाइट करते थे, अपने प्रजा और बाकी के लोगों को इनके बारे में कभी भी पता करने नहीं देते थे, जिससे कि आम लोग शांति के साथ रह सके, कोई भी आवाज ना हो पाए। एक दिन हमारे हीरो क्रिस मनाली के जंगल में टहल रहा था। अचानक से एक पीले या फिर येलो कलर के मिस्ट या धुआं हर तरफ फैल जाता है। क्या इस जंगल में आग लगा है? मेरे को जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। जान सबसे ज्यादा जरूरी है, जान सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या मेरी बात को किसी ने रिपीट किया? लगता है आग उसी तरफ लगा है। एक छाया। कौन है ये? वो साया धीरे धीरे उसके पास आता ही जा रहा था। क्या आधा? सर लगता है जाने से नींद पूरी नहीं हुई। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। क्या ये अभी भी नहीं गया? मेरे को यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। और जब वो पीछे की तरफ घूमता ही है, अचानक से पीछे से आवाज आता है, जान सबसे ज्यादा जरूरी है। ये क्या है? क्या ये मेरे पेट में इतना दर्द क्यों? खून? क्या मैं यहाँ नहीं? ऐसा नहीं हो सकता। और एक बहुत ही भद्दी से देखने वाली मॉन्स्टर उसके सामने आते हुए कहता है जान सबसे ज्यादा जरूरी है, मैं ऐसे नहीं मर सकता। तो दोस्तों, आज से हम लोग एक ऐसे छुपे हुए दुनिया के बारे में जानने वाले हैं जिसको कि हमेशा से आम लोगों से छुपाया गया था। क्या इस छुपे हुए राज को इतने करीब से गले लगाने के बाद हमारे हीरो क्रिस बच पाएगा, या फिर कोई ऐसा स्पेशल पावर को अवगन करेगा जो कि दुनिया की तकदीर में एक नया सूरज बन के उभरेगा? कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है क्रिस रोवान एक आम सा 29 साल का लड़का है जो कि 5 सालों से यूपीएससी का एग्जाम का तैयारी कर रहा है और चारों बार फेल करने के बाद पहली बार वो इंटरव्यू राउंड तक पहुंच पाया है। और अभी के टाइम वो जेंट्स बाथरूम में है। अरे मेरा दिल बहुत ही जोर जोर से धड़क रहा है, अब मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा और मेरा दिमाग भी बहुत ही ज्यादा चकरा रहा है। कंट्रोल क्रिसु कंट्रोल। नहीं, ऐसे नहीं होगा, मेरे को और एक मेडिसिन चाहिए। और जब वो मेडिसिन खाने ही वाला था, उसका नजर अचानक से विंडो के बाहर एक पंछी पर पड़ता है जो कि पेड़ के एक छोटी सी पतली सी डाल पर आकर बैठा था। और वो पंछी भी उसी की तरफ देखता है और वो दोनों ही एक दूसरे को देखने लगता है। फिर अचानक से दिखाया जाता है क्रिस बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि वो पंछी अचानक से एक मॉन्स्टर की तरह देखने में लग रहा था। और वो कहता है, ओए बच्चे, तुम मेरे को इतना घूर घूर कर क्या दिख रहा है? अपने काम से काम रख। अब क्रिस के लिए ये चीज बहुत ही ज्यादा आम था क्योंकि उसे ADHD और भी बहुत सारे मेंटल डिजीजेस हैं, जिसके कारण से वो बहुत ही ज्यादा सोचता है और इसी के कारण से उसे अनब शनब चीजें दिखाई देती है। फिर वो बाथरूम से बाहर आता है। एक न्यूज चैनल वहाँ पर चल रहा था जहाँ पर बताया जाता है 4 बंदे जो कि पहाड़ियों में पिकनिक करने के लिए गया था, वो निखोज हो चुके हैं। बट क्रिस को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो वहाँ से पार्टिसिपेंट के घर पर जाकर बैठता है। वही पिछले दिन उन 4 बंदों को दिखाया जाता है। हर तरफ एक पीले कलर का धुआं फैल गया था। उनका कैंप भी एक साइड पर था और दिखाया जाता है एक बंदा जमीन में रेंगते हुए पीछे की तरफ जा रहा था और वो कहता है, प्लीज मेरे से दूर रहो, मेरे पास मत आना। और बाकी के तीनों बंदों को दिखाया जाता है वो लोग पहले ही मर चुके हैं और अभी के टाइम बस यही बंदा बचा है। वो कहता है, प्लीज मेरे पास मत आना। और दिखाया जाता है उसके सामने एक काला सा साया जिसका साइज काफी ज्यादा ही बड़ा था और वो धीरे धीरे इस लड़के के सामने आ रहा था। उसके हाथ में एक बड़ा सा तलवार था जिसके एंड पर 2 घुंघरू लगाए गए थे। अब इसे देखकर तुम्हें क्या याद आ रहा है ये तुम नीचे कमेंट में मत लिखना, ठीक है? वो लड़का डर से कहता है, प्लीज कोई तो आ जाओ, कोई तो मेरी मदद करो। बट तभी एक बूस के अंदर से एक अजीब सा साया आगे बढ़ता है और ये एक टेंटिकल था जो कि उस लड़के के पैर को जकड़ लेता है और उसे वो खींचकर उसी बूश के अंदर ले जाने लगता है और वहाँ से चीखने की आवाज निकल रहा था। नेक्स्ट डे सुबह का सीन दिखाया जाता है। कुछ लोगों को इस बच्चे के बॉडी मिलता है जिसका हालत काफी ज्यादा ही खराब था और उसके सामने 3 बंदे थे। वो लोग पुलिस को कॉल करते हैं। भाई उस रेड जैकेट वाले लड़के को दिखाया जाता है उसका लोअर साइड पूरी तरीके से अलग हो चुका था, उसका कोई नाम और निशान नहीं था। तभी एक लड़की नोटिस करता है कि उसके आसपास वापस से वो पीला सा धुआं फैल रहा है और वो सभी जंगल के साइड पर देखता है। वो लड़की अपने पॉकेट से एक नाइफ को बाहर निकालता है और उससे अपने हाथ को काट लेता है। फिर उसी कटी हुई जगह पर उस नाइफ को डाल देता है। दिखाया जाता है उस नाइफ के ऊपर काफी सारे रग चढ़ चुके थे और वो लड़की कहती है, बॉडी सॉर्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेटेड।
तभी एक लड़की कहता है उस तरफ वो देखो। तभी वहाँ पर एक डीमन या फिर एक राक्षस था जिसके हाथ में बही खतरनाक औजार था। वो नाई वाला लड़की आगे बढ़ते हुए कहता है मैं इसे संभाल लूंगी, तुम दोनों को आने का कोई भी जरूरत नहीं है। बही उस बड़े से डीमन के सामने वो लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। दिखाया जाता है उस लड़की के हाथ का वो छोटा सा नाई बाबा एक बहुत बड़ा स्वॉर्ड बन चुका था जो कि काफी ज्यादा ही कूल और डेंजरस देखने में लग रहा था। और उस लड़की के जैकेट के पीछे लिखा गया था स्पेशल योलो डस्ट क्लीनिंग फोर्स, जो कि होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। फिर सीन सेट होता है और हमारे हीरो का नाम बुलाया जाता है। फिर एक लड़की आता है और पूछता है एप्लीकेंट नंबर 35 क्रिस 1। तो क्रिस जल्दी से खड़ा हो जाता है और वो जोर से कहता है मैं इस बार इस राउंड को पार जरूर से करूंगा। और वो रोबोट की तरह चलते हुए इंटरव्यू के रूम पर प्रवेश करता है। वहाँ पर दिखाया जाता है थोड़ा सा बुढ़ा आदमी उसके सामने बैठा हुआ था। भाई क्रिस का तो गला सूख रहा था, उसके सिर से काफी ज्यादा पसीना गिर रहा था। इंटरव्यूअर पूछता है तो बताओ तुम क्यों एक सिविल सर्वेंट बनना चाहते हो। क्रिस जोर से कहता है मैं हमारी सोसाइटी को, हमारी कम्युनिटी को मदद करना चाहता हूँ और ये करने का सबसे ज्यादा बढ़िया जो जगह मेरे को मिला वो है एक सिविल ऑफिसर का जॉब। भाई वो पीछे से सोचता है गवर्नमेंट जॉब, एक स्टेबल लाइफ, एक ठीक ठाक सैलरी और ज्यादा कुछ परेशानी वाली ट्विस्ट के बिना एक शांति का लाइफ, कौन ही इसे ठुकरा सकता है। फिर इंटरव्यूअर दूसरा क्वेश्चन पूछता है अच्छा बताओ अगर तुम्हारा कोई सीनियर तुमसे कोई अनएथिकल काम करने के लिए कहे तो फिर तुम क्या करोगे। क्रिस इसका जवाब थोड़ा सा टेंस होते हुए कहता है मैं मेरे सुपीरियर के साथ इस प्रॉब्लम के लिए अच्छी तरीके से बात कर लूंगा और एक सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करूंगा। इसी तरीके से मैं हमेशा ऑनेस्ट और फ्लेक्सिबिलिटी को मैनेज करूंगा। भाई वो पीछे से सोचता है अगर ऐसे सिचुएशन आए तो फिर दुनिया गया तेल लेने, मैं इसे पूरी तरीके से इग्नोर कर दूंगा, नहीं तो ये पूरा सिचुएशन ही मेरे को ही बैकफायर कर सकता है। इंटरव्यूअर का थर्ड क्वेश्चन आता है बताओ मेरे को तुम्हारे पर्सनल रिलेशनशिप कैसा है। क्रिस थोड़ा सा कंफर्टेबल होते हुए और बहुत ही आराम के साथ कहता है मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हूँ, बाकी के लोगों के साथ मेरे को अच्छे तरीके से बातें करना नहीं आता। लोग तो मेरे को कहता है कि मेरे अंदर एडल्ट ADHD है। भाई वो मन ही मन सोचता है मैं सबके साथ अच्छी तरीके से बात कर सकता हूँ, सीनियर और जूनियर के साथ मेरा बहुत ही क्लोज रिलेशन है, बट मैं अगर ये सब कहूंगा तो तुम मेरे को जॉब नहीं दोगे। फिर इंटरव्यूअर थोड़ा सा खामोश होते हुए कहता है मेरे को माफ करना। अब इसे सुनकर तो क्रिस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो मन ही मन सोचता है क्या मैंने कुछ गलती कर दी, क्या मेरे को ये नहीं कहना चाहिए था। बट तभी इंटरव्यूअर अपने लास्ट क्वेश्चन पूछता है बताओ तुम मेरे को अपने लाइफ में क्या तुमने कुछ ऐसा काम किया है, क्या कुछ ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया है जो कि काफी ज्यादा ही चैलेंजिंग था, और अगर हाँ तो तुमने वो कैसे किया है। भाई क्रिस पसीनों से लथपथ कहता है वैसा कुछ तो चैलेंजिंग मैंने अभी तक फेस नहीं किया है। और वो मन ही मन कहता है ये वाला मेरा सबसे ज्यादा चैलेंजिंग जॉब है जो कि मैंने आज तक फेस किया है। बट इंटरव्यूअर बहुत ही सीरियस होकर कहता है तुम्हारे इस क्वेश्चन का जवाब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छी तरीके से सोच कर बताओ। हमें तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को भी जानना है। तुम्हारे दिमाग के अंदर जो भी जिस भी स्टोरी के बारे में याद आ रहा है जो कि काफी ज्यादा ही कठिन था उसके बारे में बताओ। अब क्रिस अपने सिर खुजाते हुए सोचता है और तभी वो कहने लगता है जब मैं अपने टीनेज में था मैं पहाड़ियों में अपने डैड के साथ गया था और तभी उसे याद आता है हर तरफ लाल और एक येलो कलर का मिस्ट हर तरफ फैल रहा था। क्रिस का एक्सप्रेशन अचानक से बदलने लगता है। उसे याद आता है एक आंख वाला एक मॉन्स्टर जो कि उसे देख रहा था। अब ऋषि को अंदर से काफी ज्यादा डर आने लगता है। उसका पूरा बॉडी जैसे कि ठंडी हो रही थी। वो मॉन्स्टर के पीछे से बहुत सारे आंख जैसे कि बाहर निकल रहे थे और वहाँ पर काफी सारे लोगों की आवाज हर तरफ गूंज रहा था। सब कह रहे थे बचाओ मेरे को, कोई तो बचाओ। हर तरफ खून के धब्बे थे और बहुत सारे लोगों के हाथ और पैर को दिखाया जाता है और उसके सामने काफी सारे लोगों के बेजान शरीर पड़े हुए थे। और उसे जब ये ट्रॉमा याद आता है वो पूरी तरीके से वहाँ पर फ्रीज हो जाता है। वो वहाँ से हिल भी नहीं पा रहा था और वो धीरे धीरे अपने होश को खोने लगता है। और फिर दिखाया जाता है उसका चेयर धीरे धीरे पीछे की तरफ खिसक रहा था और वो सीधा वहाँ से पीछे की तरफ गिर जाता है। वो ऊपर के सीलिंग को देखता है और सब कुछ जैसे कि धुंधला धुंधला हो रहा था। और तभी उनके सामने वो इंटरव्यूअर आ जाता है और क्रिस का नाम पुकारता है। हे मिस्टर क्रिस 1, क्या आप ठीक हैं? जल्दी से उठिए, आपको क्या हो गया? बट तभी क्रिस फील कर पाता है कि उसे काफी ज्यादा ही उल्टियां आ रहा है। और दोस्तों इसके बाद उसने जो किया इसके बारे में आज तक न किसी ने सोचा था ना कभी करने का हिम्मत किया था। शाम के टाइम उसके अपार्टमेंट को दिखाया जाता है जहाँ पर क्रिस वापस से लौट आया था और वो रोते हुए काफी ज्यादा अफसोस कर रहा था कि उसने क्या कर दिया है। वो कहता है क्या मेरे को एक नॉर्मल सी जिंदगी भी नसीब नहीं होगा, मेरे को ये जॉब तो कतई मिलने नहीं वाला, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा उम्र बढ़ जाएगा और मेरे को शादी कौन करेगा। और जब वो ऐसे ही सब कुछ सोच रहा था अचानक से दरवाजे में किसी का दस्तखत होता है। वो बाहर आता है और अपने दरवाजे को ओपन करता है। अचानक से वहाँ पर एक बहुत बड़ा गीगा चैट आ जाता है और वो जोर से कहती है तुमने अपने फोन को क्यों नहीं उठाई। मेरी क्रिस पीछे घूमते हुए कहता है मॉम आप अभी के टाइम यहाँ पर क्या कर रही हैं? अब तो इस टाइम अपनी ड्यूटी पर रहती हैं। वही दिखाया जाता है उसका मॉम काफी ज्यादा ही लंबा था, उसे दरवाजे से झुककर अंदर एंट्री लेना पड़ता है और उसके हाथ में
एक बैग था। वो कहती है इसे पकड़ो, इसके अंदर कुछ खाने वगैरह है। बेटी से उसे लेकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि इसके अंदर मीट है, बट उसका मॉम उसे मना करते हुए कहता है नहीं नहीं, इसके अंदर नॉर्मल से खाने हैं। और फिर वो साइड में देखता है, वहाँ पर कुछ इंस्टेंट नूडल्स के कप थे, उसके साथ साथ बहुत सारी ड्रिंक्स। मतलब हमारा हीरो अभी यही सब खाकर अपनी जिंदगी गुजार रहा है। और हमारा हीरो जब उस बैग को देखकर काफी ज्यादा खुश हो ही रहा था, उसका मम्मी घर को साफ करने लगता है और तभी उसका मॉम क्रिस की तरफ देखते हुए कहता है अच्छा तुम्हारा तो आज इंटरव्यू था, कैसा हुआ वो? क्रिस मन ही मन सोचता है मैंने आज इंटरव्यू में जाकर इंटरव्यूअर के फेस में अपना सारा खाना उगल दिया। और वो यही सोचकर पूरी तरीके से अंदर से टूट रहा था। वह उसका मॉम उसकी तरफ देखते हुए समझ जाती है कि इसने इस बार भी इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाया और वो अपने बेटे की पीठ में एक चापड़ मारते हुए कहता है ठीक है नेक्स्ट बार जरूर से हो जाएगा, ज्यादा डिमोटिवेट होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर वो थोड़ा सा झुककर अपने पॉकेट से एक एनवेलप को बाहर निकालता है और कहता है ये लो तुम्हारा पॉकेट मनी इस मंथ का। भाई वो उसके माँ को रोकते हुए कहता है नहीं इसका कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अभी पार्ट टाइम करता हूँ, मैं अपने आप को हैंडल कर सकता हूँ। बट उसका गीगाचैड मॉम अपने हाथ को स्ट्रेच करता है और क्रिस को वो लेना ही पड़ता है। फिर वो साइड में देखते हुए कहता है किशु मेरे को वो ज्योतिषी ने पहले ही कह दिया था कि तुम अपने इंटरव्यू में पास नहीं कर पाओगे और उसने कहा है कि तुम्हें पहाड़ी में हमारे पुराने घर पर जाना चाहिए। बस अब क्या था उनके बीच में और क्या बात होता है इसके बारे में हमें नहीं बताया जाता। फिर सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और एक छोटी सी बंदर को दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा हीरो क्रिस पहुँच चुका था। वो आते ही कहता है बहुत सालों के बाद मैं यहाँ पर वापस आया हूँ। इस पहाड़ी के ऊपर मेरा गाँव का घर है जिसके अंदर मैं अपना बचपन बिताया था। और वो याद करता है कि उसकी मम्मी ने कहा था कि मैंने एक ज्योतिषी से तुम्हारे जॉब के सिचुएशन के बारे में पूछा था, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे डैड आज से 20 साल पहले उस पहाड़ी में निखोज हो गए थे। तो ऐसा हो सकता है शायद से उसी का अतृप्त आत्मा तुम्हारे रास्ते का कांटा बन रहा है। तो इसी के कारण से उस पहाड़ी में जाओ और कुछ गंगा जल डाल के थोड़ा सा जप कर आ जाओ। और इसी के कारण से क्रिस अभी पहाड़ी में चढ़ रहा है और वो चढ़ते चढ़ते बहुत ही ज्यादा हाँफ जाता है और वो कहता है अभी भी बहुत ऊंचा चढ़ना बाकी है। फिर कुछ टाइम के बाद एक छोटी सी मकान को दिखाया जाता है जहाँ पर क्रिस पहुंच चुका था और वो दरवाजे को खुलता है और वो कुछ देखकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। वो अपने ही बचपन को देख पाता है, वो कैसे घर के अंदर हर तरफ दौड़ता फिरता था। फिर वो बच्चा जाकर एक दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है और वो दरवाजे को खुलता है। दिखाया जाता है वहाँ पर एक आदमी था जो की काफी ज्यादा ही परेशान लग रहा था। फिर वो बच्चा धीरे धीरे उसके पास जाता है और कहता है डैड मेरे को बहुत ज्यादा भूख लगी है। फिर उसका पिताजी धीरे धीरे पीछे घूमता है और एक अजीब सा ज़ॉम्बी की तरह आवाज करता है और फिर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वहाँ पर क्या होता है ये हमें अभी नहीं दिखाया जाता, बट सी उसी घर पर पहुंच चुका था और वो अपनी यादें ताजा कर रहा था। तभी उसे पैनिक अटैक आ जाता है। उसका दिल काफी जोरों से धड़क रहा था, उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रहा था। बट इसके साथ उसने बहुत बार डील किया है, इसके कारण से उसे पता है कि इस सिचुएशन से किस तरीके से बाहर निकला जाता है। वो बहुत ज्यादा हवा को अपने अंदर सोखता है और उसके बाद छोड़ देता है। फिर वो मन ही मन कहता है मेरे को यहाँ पर ज्यादा टाइम तक नहीं रहना, मैं जल्दी से जल्दी अपना काम कर अपना घर लौटना चाहता हूँ। दिखाया जाता है वो अपने बैग से गंगा जल को बाहर निकलता है और फिर उसे एक कप में डालकर घर के आसपास फैलाने लगता है। जंत्र मंत्र तंत्र यहाँ से भूत पिशाच भागंतु। और ऐसे वो बहुत सारे मंत्र वगैरह पढ़ रहा था। कुछ टाइम के बाद वो हमें कहता है कि डैड आप जहाँ पर भी हो मैं आपके आत्मा का शांति कामना करता हूँ। और फिर हमें बताया जाता है आज से 20 साल पहले हमारा क्रिस जब बस 9 साल का था तब उसका डैड उनको छोड़कर चले गए। उसी के बाद से उसका मॉम ही उसे बड़ा करा है। इसके साथ साथ क्रिस इस पहाड़ के गॉड से भी कहता है कि उसे एक जॉब चाहिए और माउंटेन गॉड प्लीज मेरे को आशीर्वाद करिए। और तभी हवा में अचानक से येलो कलर का डस्ट हर तरफ फैलने लगता है जो कि जंगल के अंदर से धीरे धीरे क्रिस की तरफ बढ़ रहा था। और कुछ ही टाइम के अंदर क्रिस भी इस चीज को नोटिस करता है कि इस पहाड़ी के जंगल में आग लग चुका है, मेरे को जल्दी से जल्दी इस जगह से बाहर निकलना पड़ेगा क्योंकि जान सबसे ज्यादा जरूरी है। वो जब इस बात को कहता है अचानक से इसी बात को कोई साइड से रिपीट करता है, जान सबसे ज्यादा जरूरी है। अब इस आवाज को सुनने के बाद क्रिस थोड़ा सा शॉक होता है और वो आसपास देखने का कोशिश करता है कि किसने उसके बातों को रिपीट किया। और वो साइड में देखता है जहाँ से काफी ज्यादा ही येलो कलर का मिस्ट फैल रहा था। और वो जब उसी जगह पर गौर से देखता है वहाँ पर किसी का परछाई दिखाई जाती है। वो धीरे धीरे आगे आ रहा था, उसका सर आधा टूटा हुआ था। बट हमें कि जैसे पता ही है किसी को बहुत ही जल्दी ही पैनिक अटैक आ जाता है और इसी के कारण से वो बहुत ही अनब सनब गलत चीजें देख पाता है। तभी एक बैम्बू स्टिक को दिखाया
दिखाया जाता है जो कि उस धुएं से बाहर आ गया था और उसे ही पकड़कर एक बहुत ही बदसूरत सा डीमन आगे बढ़ रहा था। ऋषि अपनी आंखें मचाते हुए कहता है, लगता है मैं फिर से हेलुसिनेट कर रहा हूँ। शायद से हो सकता है मैं कल की रात अच्छी तरीके से सोया नहीं हूँ और इसी के कारण से ये सब हो रहा है। बट ये क्या, ये मॉन्स्टर अभी भी गायब क्यों नहीं हुआ? और वो मॉन्स्टर धीरे धीरे क्रिस के पास आता ही जा रहा था। क्रिस पीछे घूमता है और कहता है, मेरे को यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा, नहीं तो मैं इस आगों के लपटों में आ जाऊंगा और पता नहीं मेरे दिमाग के साथ क्या चल रहा है, क्या ही फालतू की चीज देख रहा हूँ। और तभी वो अपने पेट से काफी ज्यादा ही दर्द फील कर पाता है। वो नीचे देखता है और वो बैम्बू स्टिक उसके बॉडी के आर पार हो चुका था। वो दर्द से जमीन में अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। क्या मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ? उसके मुंह से खून निकल रहा था और वो मॉन्स्टर धीरे धीरे और भी उसके पास चला आ रहा था। वो मनी मन कहता है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी बस पढ़ाई और कामों में बिता दिया है। मेरी जिंदगी के अंदर कोई भी आनंद नाम की चीज ही नहीं था। बट मैं अगर यहाँ पर मर जाऊँ तो फिर मेरे को कोई भी टेंशन लेना नहीं पड़ेगा, ना जॉब का, ना सैलरी का, ना मेरे बचे हुए लोन्स का। और उसी के साथ वो मुस्कुराते हुए सोचता है, मैं अगर मर भी जाऊँ तो मेरे लिए कोई रोने वाला, कोई दुखी होने वाला भी नहीं है। पर तभी उसको अपने घिगाचैट मॉम के बारे में याद आता है। वो जैसा भी है बट वो बहुत ही अच्छी है। अब इसे सोचकर वो फिर से अपने आप को हौसला देने का कोशिश करता है। बट उसका हालत सच में काफी ज्यादा ही खराब था। अभी के अभी अगर वो हॉस्पिटल तक ना पहुंचे तो बचने का कोई भी चांस नहीं है। वो उस बैम्बू स्टिक को अपने बॉडी से बाहर निकालने का कोशिश कर रहा था और उसे काफी ज्यादा ही दर्द हो रहा था। बट वो फिर भी रुकता नहीं है और वो स्टिक को पीछे की तरफ पुश करता है। वो कहता है, मैं यहाँ पर नहीं मर सकता, मेरे को किसी भी हालत में यहाँ से निकलना पड़ेगा। बट तभी वो मॉन्स्टर उसके सामने आते हुए हंसता है। जिंदगी सबसे ज्यादा जरूरी है। और उसी के साथ वो क्रिस के ऊपर हमला बोल देता है और क्रिस उसके मुंह के अंदर एक ग्रीन कलर का रोशनी देख पाता है और असल में वो उस मॉन्स्टर का आंख था। वो मॉन्स्टर क्रिस को पूरी तरीके से जकड़ लेता है और अपने बड़े से माउथ को ओपन करता है और फिर उसके गले के पास काट डालता है। क्रिस पूरी तरीके से बेबस था, उसे समझ में नहीं आ रहा था उसे यहाँ पर क्या करना चाहिए। वो किस तरीके से इस बेबसी, इस परिस्थिति से बाहर निकल सकता है, क्या वो जिंदा रह भी पाएगा? बट तभी पीछे से आवाज आता है, खा जाओ। और ये असल में और कोई नहीं बल्कि उसके डैड का आवाज था। उसका डैड उसे कहता है, खा जाओ उसे। दिखाया जाता है क्रिस का पेट का खून उसके मुंह से बाहर निकल आ रहा था और फिर वो उसे मॉन्स्टर को उसके गले के पास काट लेता है और उस मॉन्स्टर के चमड़ी को फाड़ डालता है और इसी के साथ वहाँ पर काफी ज्यादा ही खून फैल जाता है। वो मॉन्स्टर जोर जोर से चीख रहा था और दिखाया जाता है उस मॉन्स्टर के मुंह के अंदर का जो आंख था उसके अंदर एक काला सा चीज जो कि धीरे धीरे और गाढ़ा बनता जा रहा था और दिखाया जाता है जैसे कि वो काला सा चीज बास्ट कर जाता है और वो क्रिस के मुंह पर फैल जाता है। क्रिस वहाँ पर उस मॉन्स्टर की सारी मेमोरीज को देख पा रहा था। उसने आज तक जितने भी सारे लोगों को खाया है या फिर अपनी जाति के मॉन्स्टर के साथ फाइट करा है वो सब कुछ देख सकता था। ये काफी ज्यादा ही क्रूर था। दरिंदे के सारी हदों को वो तोड़ रहा था। वहाँ पर हजारों की तादाद में मॉन्स्टर थे जो कि अपने ही आप को खा रहा था, नष्ट कर रहा था। और वहाँ पर जैसे कि 2 ग्रीन कलर के आंख ये सब कुछ देख रहा था। और उन सारे मॉन्स्टर में से एक मॉन्स्टर जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर था वो सभी के ऊपर डोमिनेट कर रहा था। अब इसी के बाद अंधेरा छा जाता है। फिर क्या मैं जिंदा हूँ? ये क्या है? कोई आवाज आ रहा है? क्या सब कुछ खत्म हो गया? ये अजीब सा टेस्ट कैसा है? क्या ये मौत का टेस्ट है? तभी बाहर से वो आवाज धीरे धीरे क्लीनली सुनाई देने लगता है। कोई कहता है, हे, क्या तुम ठीक हो? उठो, तुम इस रेस्ट्रिक्टेड एरिया पर कर रहे थे। और तभी दिखाया जाता है धीरे धीरे आंख खोलता है और क्रिस के सामने 2 बंदे थे। क्रिस अपने आंख खोलते हुए पूरी तरीके से शॉक था। वो घबराते हुए उठकर कहता है, क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? वो मॉन्स्टर कहाँ पर गए? और वो येलो कलर का मिस्ट, भाई वो लड़का उसके मुंह के सामने आते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? क्या तुमने पीला धुआं और कोई मॉन्स्टर देखा था जो कि तुम्हारे ऊपर अटैक किया था? क्रिस हाँ में जवाब देता है। अब इससे तो वो आदमी काफी ज्यादा ही शॉक हो चुका था। क्रिस और कहता है, हाँ उसने तो अपने डंडे को मेरे पेट के आर पार कर दिया था। मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ? भाई उसके सामने वाले आदमी पीछे की तरफ अपने टीममेट को देखता है और वो क्रिस से थोड़ा सा दूर आ जाता है और लड़की से कहता है, तो पिछले दिन हम लोगों ने जो डीमन के अलार्म सुना था वो सही था, बट वो अलार्म स्टार्ट होते ही बंद हो गया था। इसी के कारण से हम लोगों को लगा था कि शायद से ये खराब हो चुका है, बट इस बंदे ने शायद से इसे खत्म कर दिया है। बट ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? भाई क्रिस तो अपने पेट को ही चेक कर रहा था। वो लड़की पीछे घूमते हुए कहता है, अगर कोई डीमन ब्लड के द्वारा भी अपने ताकत को गेन करे तो भी उसे एक्टिव करना और उसे यूज करना ये तो काफी ज्यादा ही मुश्किल वाली बात है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? और तभी वो आदमी ऋषि की तरफ देखते हुए कहता है, ओए बच्चे, क्या पिछले दिन क्या हुआ था इसके बारे में तुम्हें कुछ याद है? भाई ऋषि तो थोड़ा सा शॉक होता है और वो कहता है, क्या पिछले दिन? तुम कहने क्या चाहते हो? और उसके साथ वो अपने मोबाइल को बाहर निकालता है और दिखाया जाता है वो असल में यहाँ
यहाँ पर 24 घंटे से सो रहा था और वो पूरी तरीके से हक्का बक्का हो जाता है। वो कहता है क्या मैं उस मॉन्स्टर को काटने के बाद एक दिन से सो रहा था और इसके कारण से बहुत जाम करने लगता है। तो वो आदमी कहता है लड़के तुमने उस मॉन्स्टर से सर्वाइव कर लिया है, इसका मतलब है तुमने कुछ न कुछ एबिलिटी या फिर पावर को जरूर से अवोकन किया है। भाई वो लड़का आगे बढ़ते हुए कहता है हमेशा अपने पावर को एक्टिव करने के बाद ऐसा ही होता है लोगों के साथ। और वो ऋषि के पास आते हुए उसके कंधे में हाथ रखते हुए कहता है लड़के तुम एकदम से सही टाइम पर आए हो। हम लोग अभी के टाइम रिक्रूटमेंट को भी जारी कर दिए हैं तो तुम बहुत ही आसानी से रिक्रूट हो जाओगे। भाई क्रिस तो पूरी तरीके से शॉक था, उसे समझ में नहीं आ रहा था यहाँ पर चल कर रहा है। तभी एक छोटी सी शहर को दिखाया जाता है जहाँ पर एक गवर्नमेंट का बिल्डिंग था जहाँ पर लिखा गया था ये है टास्ट इमरजेंसी डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर। मतलब बाहर से देखने से इसको कोई भी समझ नहीं सकता कि ये ऑफिस किसका है। भाई घर के अंदर लिखा गया था स्पेशल सर्विस गवर्नमेंट ऑफिसियल के लिए ट्रेनिंग और रिक्रूटमेंट चल रहा है। भाई क्रिस वहाँ पर पहुंच चुका था और वो बहुत ही ज्यादा पसीनों से लथपथ हो रहा था। दिखाया जाता है उसके आसपास और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। वो मन ही मन सोचने का कोशिश कर रहा था यहाँ पर चल के रहा है और यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर मैं कर के रहा हूँ, यहाँ पर क्या होने वाला है। फिर दिखाया जाता है वहाँ पर आसपास के सभी लोग बहुत ही ज्यादा टेंस थे और इनके इस टेंस फेस को देखकर क्रिस को काफी ज्यादा बेकार लगता है। तभी किसी का चलने का आहट आता है और वो स्टेज में आकर माइक के सामने खड़ा हो जाता है और वो कहती है मैं हूँ सोनीता उलियम और तुम सारे नए एम्प्लॉइज का हमारे होम मिनिस्ट्री के अंदर एनवायरमेंट ओरिएंटेशन पर स्वागत है। तभी कोई अपना हाथ उठाता है और ये और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो था। वो कहता है सॉरी मैं इस इवेंट के अंदर क्यों आया हूँ, मेरे को यहाँ पर बैठने के लिए कहा गया है बट क्या मेरे को यहाँ पर बैठने का परमिशन भी है, क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ। बट सोनीटा सीधा सीधा ना कह देती है और वो कहती है तुम्हें भी हमारे स्पेशल फोर्स के अंदर हायर कर लिया गया है, इसके लिए तुम्हें कांग्रेचुलेशन। भाई हमारा क्रिस तो पूरी तरीके से सदमे में चला गया था। वो मन ही मन सोचता है क्या मैं ऑलरेडी हायर हो चुका हूँ और मेरे को भी इसके बारे में नहीं पता। भाई सोनीटा बहुत सारी चीजों के ऊपर लेक्चर देना स्टार्ट कर देती है और लास्ट में एक रूल के बारे में कहता है कि तुम लोग अपने फैमिली, अपने रिलेटिव्स या फिर रास्ते में किसी को भी अपने जॉब के बारे में नहीं कह सकते। अगर तुमने कह दी तो इसके लिए तुम्हें बहुत ही कड़ी पनिशमेंट को फेस करना पड़ सकता है। तुम्हारा जॉब है आम लोगों की जिंदगी को प्रोटेक्ट करना। भाई क्रिस सोचता है क्या मैं अगर किसी को मेरे जॉब के बारे में भी कह दूं तो फिर मैं नेशनल सिक्योरिटी लॉ को तोड़ दूंगा। सोनीटा कहता है तुम सभी लोगों ने डीमन के एबिलिटीज को पिछले मंथ अवगन किया है। जब डीमन के खून तुम्हारे बॉडी के अंदर प्रवेश करता है तो इसमें काफी ज्यादा कम पॉसिबिलिटीज होते हैं बट ऐसा हो सकता है कि कोई डीमन एबिलिटी एक इंसानी बॉडी के अंदर एक्टिवेट हो जाए और तुम सभी लोगों ने ये कर दिखाया है, इसीलिए तुम सभी को कांग्रेचुलेशन। भाई क्रिस कहता है मैंने किसी का खून नहीं खाया, यहाँ पर क्या नॉनसेंस वाली बात चल रहा है। बट तभी उसे याद आता है कि उसने उस मॉन्स्टर को काट लिया था। भाई सोनीटा कहता है और ये राक्षस या फिर डीमंस हमेशा पहाड़ी में या फिर किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई भी लोग नहीं रहते हैं वहीं पर आते हैं और जब भी वो लोग आते हैं उनके बॉडी के अंदर से एक येलो कलर का धुआं हर तरफ फैल जाता है। अब ये धुआं जितना ज्यादा गहरा होगा, जितना ज्यादा मोटी इसकी लेयर होगी, उतना उस डीमन का पावर ज्यादा होगा, वो उतना ज्यादा ताकतवर होगा। मिस्टर आशीष तभी क्रिस के साइड से कोई अपना हाथ उठाते हुए यस मैम कहता है। सोनीटा कहता है तुम्हारे पास एक लेवल 7 के डीमन का पावर है तो इसके कारण से मैं तुम्हारे फ्यूचर को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। भाई की हैंडसम से लड़के को दिखाया जाता है और वो कहता है मैं अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करूंगा। तभी सोनीटा अपने पेपर को देखते हुए सारे लोगों के नाम और उनके पावर लेवल को अनाउंस करता है और लास्ट में आता है क्रिस रुआन तो तुमने एक लेवल 1 के डीमन के एबिलिटी को अवोकन किया है बट मेरे को तो मेरे पावर के बारे में कुछ भी नहीं पता, मेरे पास कैसी पावर है। तभी साइड से आशीष हंसता है, इससे क्रिस को थोड़ा सा गुस्सा आता है और वो मन ही मन कहता है ये मेरा मजाक उड़ाना चाहता है, पता नहीं इसको इतना ज्यादा ताकतवर डीमन का ब्लड कहाँ से मिल गया। बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे को यहाँ से किसी भी हालत में निकलना पड़ेगा क्योंकि ये जगह काफी ज्यादा ही अजीब है। और तभी हर तरफ अलार्म बजने लगता है, सारे लोग अलर्ट हो जाते हैं। भाई सोनीटा कहता है चलो फिर एक डीमन को अभी के अभी देखा गया है तो जल्दी से जल्दी सभी लोग तैयार हो जाओ अपने अपने पावर को देखने के लिए, समझने के लिए। हम लोग बस 5 मिनटों के अंदर यहाँ से निकलने वाले हैं। कुछ टाइम के बाद एक जंगल को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग पहुंच चुके थे। सोनीटा यहाँ पर पर्सनली सभी को गाइड कर रहा था और वो सभी को आगे बढ़ने के लिए कहता है। भाई क्रिस दौड़ते हुए आगे बढ़ रहा था और वो बहुत ही ज्यादा थक चुका था। वो मन ही मन कहता है पता नहीं पिछले 2 दिनों से मेरे साथ क्या क्या चल रहा है बट कुछ भी हो जाए येलो कलर का धुआं कहीं से आकर दिखाई दे, मेरे को पहले ही कहीं पर जाकर छुपना पड़ेगा क्योंकि सेफ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बट वो और कुछ कदम आगे बढ़ा था, अचानक से सामने से येलो कलर का धुआं हर तरफ फैलने लगता है और क्रिस कहता है ये क्या, मैं तो हवा के दूसरी तरफ दौड़ रहा था तो फिर ये धुआं कहाँ से आ गया। ये धुआं तो हवा के उल्टे रास्ते में बह रहा है। और तभी वो उस धुएं के अंदर से एक किसी के परछाई को देख पाता है। वो परछाई एक लड़की के जैसा देखने में लग रहा था और दिखाया जाता है वहाँ पर सच में एक लड़की थी जिसका हाथ काफी ज्यादा अजीब था और वो पीछे घूमता है, उसके चेहरे में खून के छींटे लगे हुए थे। और क्रिस पूरी तरीके से शॉक हो जाता है जब वो देखता है मॉन्स्टर जिसके सिर के ऊपर किसी का तलवार धसी हुई थी जो कि और किसी का नहीं बल्कि इस लड़की
लड़की का घोस्ट एवोकेनिंग एबिलिटी था। क्रिस बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो पीछे की तरफ रेंगने लगता है। भाई दिखाया जाता है वहाँ पर बाकी के सारे नए लोग भी पहुंच जाते हैं और उनके पीछे से सोनिटा भी पहुंच जाता है और वो कहता है अटेंशन सारे लोग, अब यहाँ से तुम सभी का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। ये जो तुम लोगों के सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर या फिर डीमन दिखाई दे रहा है, ये हो सकता है बहुत बड़ा, बट ये सबसे ज्यादा कमजोर या कहे तो एक लेवल का डीमन है और तुम सभी के लिए कैप्टन बेली ने अपने पावर का इस्तेमाल कर एक नाइफ को इस मॉन्स्टर के सिर के ऊपर भोंक दिया है। इसके कारण से अभी के टाइम ये डीमन अपने आप को रिवाइव नहीं कर सकता, अपने आप को हील नहीं कर सकता और इसी के कारण से वो जिंदा है बट वहीं पर रुका हुआ है। तो वो लड़की हमारे हीरो की तरफ देखता है और मन ही मन सोचता है इस आदमी ने अकेले ही पिछले दिन एक मॉन्स्टर को हराया है, बट अभी के टाइम देखकर लग रहा है ये बहुत ही ज्यादा कमजोर है और बहुत ही ज्यादा डरा हुआ, बट अपने एबिलिटी को तुरंत ही एक्टिव करने के बाद कोई कैसे किसी मॉन्स्टर को हरा सकता है, ये क्या कभी भी पॉसिबल भी हो पाएगा। तो मिस सोनिटा आगे बढ़ते हुए कहता है चलो अब तुम सभी लोगों का वक्त आ चुका है इस डीमन के साथ फाइट करने का। भाई फाइट के नाम सुनते ही क्रिस का तो हालत खराब हो जाता है। दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा ही भयानक लग रहा था और वो काफी ज्यादा ही बड़ा था। उसका दिल वापस से जोर जोर से धड़कने लगता है। वो मन ही मन कहता है मेरे को वापस से पैनिक अटैक आ रहा है, मेरा दिल काफी ज्यादा ही दर्द कर रहा है, मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। और तभी वो जब अपनी आंखें बंद कर अपने दिल को महसूस करने का कोशिश करता है, अचानक से वो किसी और ही जगह पर पहुंच जाता है। उसका पैर खून की नदी में डूबा हुआ था और उसके पीछे से एक काला सा साया आगे बढ़ रहा था। क्रिस अपनी आंखें धीरे धीरे खोलता है, तभी दिखाया जाता है वो अजीब सा और बहुत ही बड़ा सा मॉन्स्टर क्रिस के पीछे से उसके तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ता ही चला जा रहा था और वो क्रिस के सिर पर हाथ रखता है और साइड में आते हुए कहता है तो बच्चे कैसे हो तुम, क्या तुम्हें खाने का मन नहीं कर रहा, खा लो, सब कुछ खा लो। भाई बाहर का सीन दिखाया जाता है, वहाँ सारे लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहे थे जबकि क्रिस वहीं पर अपने सीनों में हाथ रखकर खड़ा था और दिखाया जाता है उसके मुंह से लार गिरना स्टार्ट हो जाता है और वो कहता है मेरे को काफी ज्यादा ही भूख लगी है और वो थोड़ा सा ज़ॉम्बी की तरह आवाज करता है मेरे को खाना चाहिए। वो अपना पूरा होश खो बैठा था, उसके मुंह से लार गिर रहा था, वो अपनी बॉडी के ऊपर से अपना पूरा कंट्रोल खो दिया था और तभी कोई साइड से उसके कंधे में पिंच करता है। इसके कारण से वो वापस से अपने होश में लौट आता है और ये असल में वही अमीर खानदान का आशीष था। वो कहता है तुम यहाँ पर अकेले खड़े खड़े हंस रहे हो, क्या तुम पागल हो चुके हो। भाई हमारा हीरो क्रिस कहता है नहीं मेरे को थोड़ा सा भूख लग गया था, वैसे कोई सीरियस वाली बात नहीं है। भाई वो लड़का उसे काफी नीची नजरों से देखता है और वो उससे घूमते हुए कहता है पता नहीं ये लोग कहाँ से आ जाते हैं, कम्प्लीटली वर्थलेस, किसी काम के नहीं। भाई होश में आने के बाद क्रिस मन ही मन सोचता है मेरे को कुछ टाइम पहले बहुत ही ज्यादा भूख लगा था बट अभी कोई भी दर्द नहीं है, ऐसा क्यों। तभी बाहर के ऊपर से सोनिटा सभी का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करता है और वो कहता है तुम लोग अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करो, इसके पहले मैं कुछ बेसिक्स के बारे में बताना चाहता हूँ। देखो तुम लोग अपने आसपास एक पीले कलर के टास्ट या फिर फॉग को देख सकते हो, ये सब कुछ इसी डीमन के बॉडी के अंदर से निकल रहा है। इस पीले मिस्ट के अंदर जब तक ये मॉन्स्टर रहेगा तब तक इसका बॉडी पूरी तरीके से रीजनरेट करता रहेगा। उसका तुम हाथ काट दो वो वापस से निकल आएगा, उसका तुम कंधा काट दो वो वापस से निकल आएगा, वो ठीक हो जाएगा। और बस इतना ही नहीं, और वो एक नाइफ को निकालता है और वो अपने ही हाथ को काटता है। इससे वहाँ पर सारे लोग थोड़ा सा डिस्गस्ट फील करता है और सोनिटा कहता है ये पावर बस उस मॉन्स्टर को ही नहीं मिलने वाला बल्कि तुमको भी मिलेगा, ये डास्ट तुम्हारे कटे हुए जगह को भी हील कर देगा, वो भी तुरंत। However, अगर वो घाव काफी ज्यादा गहरा हुआ, काफी ज्यादा बड़ा हुआ तो फिर तुम मर भी सकते हो और इसके अलावा तुम अपने पावर का इस्तेमाल भी बस इस योलो डास्ट के अंदर ही कर पाओगे और जब ये योलो डास्ट तुम्हारे पास से हट जाएगा तो फिर तुम एक आम सा आदमी ही बन जाओगे। जब तक ये पीला धुआं है तब तक तुम्हारे पास पावर है, तुम अनलिमिटेड टाइम तक अपने आप को हील कर सकते हो, बट जब ये चला जाएगा तब फिर तुम एक आम सा आदमी ही बन जाओगे। क्या तुम सभी लोग इस चीज को समझ पाए हो। मैं आशीष काफी ज्यादा बोर हो रहा था और वो मन ही मन कहता है पता नहीं ये बुढ़ी औरत और कितनी देर तक ऐसे ही बकती रहेगी। तभी आशीष उस मॉन्स्टर की तरफ देखता है और वो कहता है चलो फिर इसे एक बार ट्राई करा जाए और वो अपने होठों को अपने दांत से काट लेता है और वो देख पाता है आसपास के पीला धुआं आकर उसके होठ को हील कर देता है और उसके साथ साथ उसके पूरे बॉडी के अंदर एक काफी पावरफुल एनर्जी बहने लगता है। अर्थात हर किसी को अपने पावर को एक्टिव करने के लिए इस पीले डस्ट को अपने अंदर भी डालना पड़ेगा, तभी जाकर उसका पावर भी एक्टिव हो पाएगा। और वो कहता है चलो फिर अब इसे स्टार्ट करा जाए और वो अपने एक हाथ पर एक ग्लव्स को पहनता है और उसी के बाद अपने एक उंगली को तोड़ देता है और वो कहता है एक्टिवेट पावर। दिखाया जाता है उस मॉन्स्टर के सिर के ऊपर जो सॉर्ड गड़ी हुई थी वो टूट जाती है और इस चीज को वो लड़की भी नोटिस कर लेती है। कैप्टन बेली जोर से चीखते हुए कहता है सारे लोग केयरफुल हो जाओ, वो मॉन्स्टर आजाद हो चुका है। भाई दिखाया जाता है हवा में अचानक से वो पीला डस्ट बढ़ जाता है, वो मॉन्स्टर अपने आप को पूरी तरीके से हील करने लगता है। उसके सिर का घाव अब ठीक हो चुका था, अब वो बहुत ही
ज्यादा एग्रेसिव भी हो चुका था। वो आगे बढ़ता है और अपने पावर को रिलीज करते हुए जमीन में एक पावरफुल सा पंच लगाता है। दिखाया जाता है जमीन के छोटे छोटे पत्थर नए ऑफिसर्स के बॉडी के ऊपर लग रहा था, जिससे उनको सामने की तरफ देखने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रहा था। कैप्टन बेली जल्दी से सामने की तरफ बढ़ता है उन लोगों को मदद करने के लिए, बट सोनिटा उन्हें रोक देता है और वो कहती है रुक जाओ, तुम्हें यहाँ पर इंटरफेयर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बेली कहती है एक न्यूबी के लिए इस मॉन्स्टर को संभालना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये मॉन्स्टर अभी एक लेवल से अपग्रेड होकर 2 लेवल का हो चुका है। भाई सोनिटा कहता है नहीं, यहाँ पर प्रैक्टिस करने की कोई भी जगह नहीं है। अगर कोई 2 लेवल के मॉन्स्टर को भी संभाल नहीं सकता तो फिर वो इस फील्ड में कभी भी मारा जा सकता है, तो वो आज मरे या फिर फ्यूचर में जाके, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। भाई वो मॉन्स्टर जोर से सांस लेता है और एक तरफ घूमकर देखते हुए एक मुस्कान देता है। दिखाया जाता है वो असल में हमारे हीरो को ही अपना टारगेट बना रहा था और इस चीज को क्रिस भी नोटिस करता है। वो मॉन्स्टर अपने हाथों से एक ब्लेड को बाहर निकालता है और उसे वो सामने की तरफ शूट कर देता है। वो बहुत ही तेजी के साथ क्रिस को आर पार कर देता है। अब इसे देखकर तो कैप्टन बेली बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुका था। वो अपनी आंखों के सामने किसी को इस तरीके से खत्म होते हुए नहीं देख सकता। भाई दिखाया जाता है असल में वो नुकीला चीज क्रिस के हाथों को काट कर निकल गया था और तभी वो फील करता है कि उसका दर्द धीरे धीरे घट रहा है, अर्थात उसका हाथ धीरे धीरे हील कर रहा है। बट तभी उसके सामने वो मॉन्स्टर हमला बोल देता है। हमारा हीरो उठने का कोशिश कर रहा था और वो मॉन्स्टर सीधा आकर हमारे हीरो के सामने लैंड करता है और वो धीरे धीरे क्रिस की तरफ बढ़ रहा था। उस मॉन्स्टर के चेहरे में एक अजीब सा स्माइल था, जैसे कि वो क्रिस को ही ढूंढ रहा था बहुत सालों से। वो अपने हाथों को धीरे धीरे क्रिस की तरफ बढ़ाता है। तभी दिखाया जाता है जमीन में दरारें पड़ने लगते हैं और उसके अंदर से 2 बड़े बड़े बिच्छू बाहर निकलता है, जो कि एक लेवल का मॉन्स्टर था। वो इस ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर को पूरी तरीके से जकड़ लेता है और ये असल में कोई डीमन नहीं है, बल्कि सेंटीपीड डीमन एबिलिटी यूजर का एक एबिलिटी पावर है। अर्थात ये दोनों मॉन्स्टर को एक आदमी अपने हाथों की मदद से कंट्रोल कर रहा था। तभी दिखाया जाता है साइड से कोई बहुत ही तेजी से उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता है और वो सीधा जाकर ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर का दिमाग को फाड़ डालता है और आगे बढ़ते हुए नीचे लैंड करता है। इसके पास होजो डिमोन की फुर्ती की पावर था। वो बहुत ही तेजी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता था। तभी दिखाया जाता है वो ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर अपने मुंह के अंदर से काफी तेजी से पीला फॉग को रिलीज कर रहा था। उन दोनों को लग रहा था कि उन्होंने मिलकर इस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया है, बट दिखाया जाता है वो पीला धुआं बहुत ही तेजी के साथ उस ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर को हील करने लगता है। कुछ ही टाइम तक वहाँ पर रिएक्शन होता है और इसके साथ साथ उसका पूरा सेट रिकवर कर जाता है। भाई इतने पावरफुल हीलिंग पावर को देखकर वो दोनों पूरी तरीके से शॉक हो चुके थे। वो ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर उस बिच्छू को अपने बॉडी से अलग करने में सक्षम हो जाता है और वो बिच्छू मॉन्स्टर सीधा सीधा उस आदमी के हाथ के साथ अटैच था। इसके कारण से ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर अपने हाथ को झटकते हुए उन दोनों को एक दूसरे के साथ टकराता है और फिर उस बिच्छू के हाथ को जोर से खींचते हुए उस लड़के को अपने पास बुलाता है और उसको गले से पकड़ लेता है। वो अपने मुंह से कोई भी बात नहीं कर पा रहा था। वो बस कहता है काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज मेरे को बचा लो। बट वो मॉन्स्टर अपने मुंह को धीरे धीरे बड़ा कर रहा था और कुछ ही टाइम के अंदर उसका मुंह बहुत ही ज्यादा ही बड़ा हो जाता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा ही खूंखार लग रहा था। तभी दिखाया जाता है कोई अपने हाथ के उंगली को तोड़ता है और कहता है बाय बाय रुक जाओ। दिखाया जाता है उस मॉन्स्टर के जबड़ा टूट जाता है और दर्द के कारण से वो उस सेंटीपीड एबिलिटी यूजर को छोड़ देता है और ये असल में और कोई नहीं बल्कि आशीष था, जिसके पास टेम्पल डीमन की एबिलिटी था। आशीष बहुत ही डेविलिश लुक के साथ कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे ही आतंक मचाओगे और हम लोग छोड़ देंगे? अभी तो मजा आने वाला है। और वो ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर भी इसे नोटिस कर लेता है। इसके साथ साथ वो अपने हाथ का इस्तेमाल करते हुए वही पावरफुल स्ट्राइक को करने का कोशिश करता है, बट आशीष काफी ज्यादा ताकतवर था। वो अपने मुंह से अपने हैंड क्लब्स को हटाता है, अपने रिस्ट को पकड़ता है और कहता है चलो फिर अब मर जाओ। उसके साथ वो अपने हाथ के रिस्ट को ही तोड़ डालता है। इसके कारण से उस मॉन्स्टर का गला भी ट्विस्ट कर जाता है और वो उखाड़ के नीचे फेंक देता है और इसी के साथ साथ इस मॉन्स्टर का यही पर दी एंड होता है। आशीष पास में आते हुए उस मॉन्स्टर के सिर पर अपने पैर को डालते हुए कहता है जब किसी मॉन्स्टर के सिर को ही काट फेंका जाए तो फिर वो मॉन्स्टर मर जाएगा, क्योंकि वो और यूलो टास्क को बाहर रिलीज नहीं कर पाएगा। वही बाकी के लोग भी आशीष को लेकर अपना बात करता है और अपने अपने ओपिनियन देता है, बट आशीष को इन समय में कोई भी दिलचस्पी नहीं था और वो कहता है इस बार मेरे को थोड़ा सा अलग से ट्राई करना चाहिए था, इससे काफी ज्यादा मजा आता, ये तो काफी ज्यादा ही बोरिंग हो गया। तभी पीछे से कैप्टन बेली आती हुई कहती है हे लड़के तुमने ही मेरे नाइफ को तोड़ दिया था है ना, एंड इसके कारण से डीमन उस जगह से आजाद हो पाया। तुम किस तरीके से सभी लोगों की जिंदगी को रिस्क में डाल सकते हो, वो भी इतना अचानक से। बट आशीष सीधा सीधा बात को मानने से इनकार कर देता है और वो कहता है क्या आपके पास कोई प्रूफ भी है? बट बेली सीधा आशीष के हाथ को पकड़ता है और धमकाते हुए कहता है चलो फिर एक बार टेस्ट ही कर लिया जाए, तुम्हारे हाथ को एक बार तोड़ कर हम लोग देखते हैं क्या तुम मेरे स्वॉर्ड को तोड़ सकते हो या फिर नहीं। बट तभी पीछे से सोनिटा
सोनिटा ताली मारते हुए आगे आता है और वो कहता है ठीक है, पहली बार के हिसाब से तुम लोगों का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा ही इम्प्रेसिव था, बट लगता है तुम में से कोई मिसिंग है। दिखाया जाता है मगर सारे लोगों के बीच से हमारा हीरो अर्थात क्रिस मिसिंग था। क्रिस दौड़ते हुए वहाँ से भाग रहा था और वो कहता है मेरे को कोई स्पेशल सिविल सर्वेंट नहीं बनना है, मैं तो बस अपना आराम से जिंदगी बिताना चाहता हूँ। ये कौन से बले में मैं फंस चुका हूँ, मेरे को कोई राक्षस डेमन नहीं भगाना, मेरे को अपनी आम से जिंदगी को एंजॉय करने दो, मेरे को तो बस जिंदा रहना है। और ये बोलते हुए जब वो आगे आ रहा था अचानक से वो रुक जाता है। वो सामने की तरफ कोई विशाल सा चीज को देख पाता है। अब क्या चीज है भाई? दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है। सोनिटा काफी ज्यादा गुस्सा था और वो कहता है सीरियसली वो भाग गया, लगता है वो हमारी स्पेशल सिविल सर्वेंट नहीं बन पाएगा। बट वहीं पर कैप्टन बेली मन ही मन सोच रहा था यहाँ पर कुछ न कुछ तो गलत जरूर से है, क्योंकि उस मॉन्स्टर ने सभी के बीच से बस और बस उसी लड़के को अटैक करने के लिए चूज किया था, उसकी तरफ हमला किया था। ऐसा क्यों? भाई सोनिटा वहाँ से जाते हुए कहता है ठीक है फिर तुम सभी लोग आ जाओ, उस लड़के को हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ढूंढ लेगा, हमसे भागना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। बट तभी कैप्टन बेली कहता है रुकिए जरा, यहाँ पर कुछ न कुछ तो गलत जरूर से है, क्योंकि मॉन्स्टर तो खत्म हो चुका है बट अभी तक ये पीला धुआं हर तरफ फैल रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पर अभी भी शायद से कोई और मॉन्स्टर जिंदा है। भाई सारे लोग आपस में बात करने लगते हैं, जबकि सोनिटा कहता है हाँ तुमने एकदम से सही कहा, मैंने तो इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। दूसरी तरफ दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा गेट जिसके अंदर से काफी डेंस पीला धुआं हर तरफ फैल रहा था और इसी गेट के सामने हमारा हीरो क्रिस खड़ा था, अपने सामने वाले गेट के बारे में समझने का कोशिश कर रहा था। और तभी दिखाया जाता है उस गेट से कुछ बाहर आने लगता है और वो एक बहुत ही बड़ा स्टैचू डीमन था। वो देखने में काफी ज्यादा ही क्रीपी लग रहा था और उसके सिर के ऊपर एक पत्थर के सर्कल बना हुआ था जो कि घूम रहा था। दिखाया जाता है हमारा हीरो बहुत ही तेजी से एक बुश के पीछे छुप जाता है और वो मन ही मन कहता है यहाँ पर चल कर रहा है, मैं कहाँ आकर फंस चुका हूँ। मेरे को लगा था उस मॉन्स्टर को तो वो लोग मिलकर खत्म कर देंगे, बट ये तो एक नया बला आ चुका है। कुछ टाइम के बाद पीछे से आवाज आना बंद हो जाता है, इसके कारण से वो उसी गेट की तरफ देखने का कोशिश करता है और वहाँ पर अब कुछ भी नहीं था। क्या वो चला गया? क्या मैं फिर से गलत दिख रहा था और अपने मन ही मन सोच रहा था? बट तभी दिखाया जाता है उसी के पीछे वो मॉन्स्टर खड़ा हुआ था और वो उसे ही घूर रहा था। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है, दूर से कोई कैप्टन बेली का नाम लेता है। कैप्टन बेली कहता है क्या हो गया, तुम इतना ज्यादा हाँप क्यों रहे हो? और वो रंगीन बालों वाला लड़का कहता है कैप्टन बहुत ही ज्यादा गलत हो चुका है, हमारे ऑफिस के अंदर 3rd लेवल के राक्षस डीमन का अलर्ट दिया गया है, अर्थात 3rd लेवल के राक्षस बाहर आ चुका है। सोनिटा कहता है क्या नब से नब पकड़े हो, कभी भी एक ही जगह पर दो राक्षस वो भी एक ही टाइम के अंदर देखा नहीं जा सकता। भाई कैप्टन बेली उससे पूछता है कहाँ पर देखा गया है, मेरे को जल्दी से जल्दी उसका लोकेशन दो। सीन शिफ्ट होता है रेस्ट्रिक्टेड एरिया पर, कोई उसी पोस्टर को पकड़ते हुए और जंप करते हुए अंदर की तरफ एंट्री लेता है और ये असल में और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो था। वो बहुत ही तेजी से उस मॉन्स्टर से भाग रहा था और वो रोते हुए कहता है प्लीज कोई तो आ जाओ, प्लीज कोई तो मेरा मदद कर दो। और तभी दिखाया जाता है उसका पैर एक छोटी सी चट्टान के साथ टकराता है और वो एक पहाड़ी के खाई से नीचे गिर जाता है, बट उसे ज्यादा चोट नहीं लगता और वो सामने की तरफ एक मकान को देख पाता है और वो छुपने के लिए उसी की तरफ दौड़ने लगता है। वो सीधा घर के अंदर एंट्री लेता है और दरवाजे को बंद कर देता है। फिर थोड़ा सा शांत होने के बाद दरवाजे को धीरे से खुलकर बाहर की तरफ देखने का कोशिश करता है। या वो मॉन्स्टर उसे फॉलो करता हुआ यहाँ पर पहुंच चुका है और वो देख पाता है हाँ वो मॉन्स्टर यहाँ पर पहुंच चुका था। उसके सिर के ऊपर काफी सारे नुकीले स्टोन घूम रहे थे। अब इस अजीब से राक्षस को देखने के बाद क्रिस को काफी ज्यादा ही डर लग रहा था और तभी एक दरवाजा खुलने का साउंड होता है। अब इसे देखकर तो क्रिस का पसीना छूट जाता है। दिखाया जाता है एक बुढ़ी औरत गेट को खुलते हुए अंदर की तरफ एंट्री लेता है और वो कहता है कौन है, कौन आ गया यहाँ पर और इस दिन के उजालों में ये अजीब सा धुआं क्या कर रहा है, मेरे को सामने की तरफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर का कलर भी येलो कलर का था, इसके कारण से वो बुढ़ी औरत कुछ देख नहीं पा रहा था और वो मॉन्स्टर धीरे से हंसता है। दूसरी तरफ दरवाजे के पीछे से क्रिस को काफी ज्यादा ही हेल्पलेस सा फील होता है। वो मन ही मन कहता है ये ग्रैंड माँ काफी ज्यादा ही डेंजरस परिस्थिति में फंस चुके हैं, क्या मेरे को उनको मदद करना चाहिए, बट मेरे पास कोई भी पावर नहीं है, मैं क्या ही कर सकता हूँ। सोचो क्रिस सोचो। तभी उसे याद आता है कि सोनिटा ने कहा था जो भी राक्षस के पावर को अवगन करेगा वो अपने आप को हील कर सकता है। तभी क्रिस को लगता है हाँ मैं तो फिर इस मॉन्स्टर को रोक सकता हूँ, क्योंकि अगर मेरे को कुछ ज्यादा चोट भी लग गया तो फिर भी मैं खुद को हील कर लूंगा। बट तभी उसे याद आता है कि सोनिटा ने कहा था अगर घाव काफी ज्यादा गहरा हो तो फिर मौत भी हो सकता है। क्रिस अपने आप को हौसला देता है मैं कर सकता हूँ, ऐसे छुप के मरने से अच्छा मैं किसी की जिंदगी को बचाते बचाते मरना पसंद करूंगा। भाई वो ग्रैंडमा अभी तक उस मॉन्स्टर को नोटिस नहीं कर पाई थी। भाई दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर अपने ही आप से उस ग्रैंडमा की तरह ही बात कर रहा था। वहाँ पर कौन है, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा।
अब इससे वो बुढ़ी औरत पहले तो काफी ज्यादा शॉक होता है और उसे वो चुप होने के लिए कहता है, बट फिर वो उस मॉन्स्टर को देख पाता है। जब वो उसके बहुत ही पास तक पहुंच चुका था, वो काफी ज्यादा डर कर जमीन में गिर जाता है। वो अपनी आंखों के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहा था। फिर वो मॉन्स्टर वापस से रिपीट करता है, मेरे सामने कौन है? मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। और फिर वो अपने हाथ के उंगली को सामने की तरफ करते हुए लॉन्च कर देता है। इसके कारण से उसके सिर के ऊपर जितने भी सारे नुकीले पत्थर घूम रहे थे, वो एक ही जगह को टारगेट करते हुए आगे बढ़ जाता है। दिखाया जाता है वहाँ पर हर तरफ खून फैल गया था। वो बूढ़ी औरत अपनी आंखें बंद कर लिया था और फिर वो धीरे से अपना एक आंख ओपन करता है। दिखाया जाता है उसके सामने असल में हमारे हीरो क्रिस एक शील्ड की तरह खड़ा हुआ था और उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। वो हंसते हुए कहता है, ग्रैंडमा क्या आप ठीक हैं? अब यहाँ से चली जाइए, मैं ठीक हूँ। वो ग्रैंडमा काफी ज्यादा ही डर रही थी। उसके चेहरे से बहुत ज्यादा पसीना निकल रहा था और वो कहती है, लड़के, मेरे जैसे एक बूढ़ी औरत को बचाने के लिए तुम अपनी इतने जवान लाइफ को किस तरीके से सेक्रीफाइस कर सकते हो? तुम्हारा हाथ देखो। दिखाया जाता है हमारे क्रिस का लेफ्ट हैंड कट चुका था। इसके साथ साथ उसके पीठ में काफी सारे नुकीले पत्थर भोंक गए थे और वो ग्रैंडमा क्रिस को पकड़ लेता है और उसे बैठा देता है। अभी भी क्रिस बोल रहा था, ग्रैंडमा यहाँ से भाग जाइए, मैं अपने आप से जरूर से सर्वाइव कर लूंगा। और वो मन ही मन कहता है, मेरे पास क्यों मेरे पास एक ही लेवल के राक्षस का एबिलिटी है, मेरा पावर किसी काम का नहीं है। क्या यहाँ पर मैं मरने वाला हूँ? मेरा पावर कहाँ पर है? मेरे को और भी ज्यादा पावर का जरूरत है इस ग्रैंडमा को बचाने के लिए। क्या मैं अपनी आंखों के सामने किसी को मरते हुए देखूंगा, वो भी मेरे कमजोरी के कारण से? नहीं, ऐसे मैं नहीं होने दे सकता। प्लीज गॉड, कोई ऑफिसर को भेज दो, वो इस ग्रैंडमा को बचा लेगा। प्लीज, मैं आपके सामने भीख मांग रहा हूँ, प्लीज किसी को भेज दो, मेरे को बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। और वो मॉन्स्टर धीरे धीरे उनकी तरफ आगे बढ़ रहा था। बुढ़ी अम्मा कहती है, मेरे को अब क्या करना चाहिए? और तभी दिखाया जाता है ऋषि के हाथ में अचानक से वो येलो कलर का मिस्ट एब्सॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है और इससे ऋषि के बॉडी के अंदर अपना पावर एक्टिव होना स्टार्ट हो जाता है। उसका दिल का धड़कन धीरे धीरे बढ़ने लगता है और तभी दिखाया जाता है क्रिस के नाक से भी वो फॉग अंदर जाने लगता है और तभी क्रिस को फिर से भूख आने लगता है। उसके मुंह से लाड़ गिरना स्टार्ट हो जाता है और वो अपनी होश को खो बैठता है और वो अपने होंठ को चाटते हुए कहता है, मेरे को भूख लगा है, मेरे को खाना चाहिए। उसके साथ वो पीछे घूमते हुए एक ऊंचा सा जंप लेता है। वो असल में उसी मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रहा था। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है। कैप्टन बेली अपने फुल स्पीड के साथ दौड़ते हुए इसी तरफ आ रहा था। तभी वो साइड से कुछ आवाज सुनता है और वो उसी मकान की तरफ देखता है और तेजी से उसके तरफ दौड़ने लगता है। गेट को वो बहुत ही तेजी के साथ ओपन करता है और सामने की तरफ सीन को देखकर वो पूरी तरीके से हक्का बक्का हो जाता है क्योंकि वहाँ पर क्रिस ने उस थर्ड लेवल के मॉन्स्टर के गले से उसका मांस उखाड़ लिया था और इसे वो खा जाता है। कैप्टन बेली के चेहरे से पसीना गिरना स्टार्ट हो जाता है। वो घबरा जाती है, वो शॉक हो जाती है। तभी वो मॉन्स्टर क्रिस को अपने चेहरे से पकड़ता है और उसे दूर फेंक देता है और क्रिस घर के दीवार के साथ टकराता है और अपना होश खो बैठता है। वही दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर को वो घुर्रा रहा था, उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। वो धीरे धीरे चलते हुए वहाँ से जाने लगता है और ये चीज कैप्टन बेली भी नोटिस करता है और वो कहता है, क्या ये राक्षस अपने आप को हिल नहीं कर पा रहा? ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? ऐसा क्यों है? बट मैं इसे जाने नहीं दे सकती। और वो तेजी से उसकी तरफ दौड़ने लगता है और एक ऊंचा सा जंप लेते हुए उस मॉन्स्टर के सिर के ऊपर जो पत्थर घूम रहा था उनमें से एक को पकड़ लेता है और उसी को अपने हाथ के साथ कनेक्ट कर लेता है। फिर वो साइड में आकर लैंड करता है। दिखाया जाता है उसके हाथ से एक काफी खतरनाक सा लंबी सी खंजर निकल गया था। भाई वो मॉन्स्टर भी उसे नोटिस करता है और उसके तरफ अपने सारे नुकीले पत्थर से हमला बोल देता है। भाई मिस बेली पीछे की तरफ देखता है और अपने फुल पोटेंशियल को अनलीज करता है और वो अपने शॉट को घुमाते हुए उन सारे अटैक के डायरेक्शन को चेंज कर देता है और वो सारे नुकीले पत्थर वापस से उसी मॉन्स्टर की तरफ हमला करता है और इसे रोकने में उस मॉन्स्टर को भी काफी ज्यादा ही तकलीफ हो रहा था। तभी दिखाया जाता है कैप्टन बेली आगे बढ़ जाता है और वो सीधा उस मॉन्स्टर को ऊपर से लेकर नीच तक काट डालता है और हमें दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर को पूरी तरह 2 हिस्सों में बांट दिया था और इसी के साथ इस मॉन्स्टर का काम तमाम हो जाता है और कैप्टन बेली अपने स्टैंस के साथ ऊपर की तरफ देखता है। वो मॉन्स्टर धीरे धीरे एसिस के अंदर चेंज होने लगता है और हवा में मिलने लगता है। कैप्टन बेली उस बुढ़ी ग्रैंडमा के सामने जाता है और उसे उठाने का कोशिश करता है कि आप ठीक है। तभी वो देखता है हाँ उसका सेंस धीरे धीरे वापस से लौट आ रहा है। वो आसपास देखता है और कहता है यहाँ पर क्या हुआ था? तो मिस बेली कहती है ज्यादा कुछ बड़ी बड़ी बात नहीं थी, एक जंगली सुअर आपके घर में घुस गया था। भाई बेली मन ही मन सोचता है जब एक पीला धुआं किसी जगह से चला जाता है तो फिर जिन लोगों के पास राक्षस का पावर है वही लोग बस अपनी यादें रख सकता है, बाकी सभी लोग इसके बारे में भूल जाते हैं। दिखाया जाता है वो ग्रैंडमा कंप्लेन करती हुई कहती है देखो तुम लोग इस जंगल के जंगली सुअरों को थोड़ा सा संभालो, हर दिन ये लोग हमारे घर के अंदर आ जाते हैं और फसलों को खराब कर कर भाग जाते हैं। कैप्टन बेली ये सब हंसते हुए सुन रहा था और वो कहती है आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हम लोग पब्लिक सर्वेंट हैं, यहाँ के मैटर को हम लोग हैंडल कर लेंगे और आपका जो भी लॉसेस
हुआ है उसका हम लोग भरपाई करेंगे। वो ग्रैंडमा दौड़ के अपने घर के अंदर चला जाता है और कहती है तुम सभी लोगों का बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद। अब कैप्टन बेली पीछे की तरफ घूमता है और वो धीरे धीरे हमारे हीरो क्रिस के सामने आता है और वो सोचती है क्या एक न्यूबी इसके पास इतना पावरफुल रीजेनरेशन एबिलिटी कैसे आ सकता है। मैंने जब इसे देखा था इसका लेफ्ट हैंड कट चुका था बट वापस से रीजेनरेट हो चुका है। क्या तुम सच में एक लेवल 1 के डीमन पावर को पोजेस करते हो या फिर भाई सीन शिफ्ट होता है एक हफ्ते के बाद और हमारा हीरो उठ खड़ा होता है और क्रिस जोर से चीखते हुए कहता है नहीं, और दिखाया जाता है उसके मोबाइल में मैसेज आया था कि कल सुबह मेन ऑफिस पर पहुंच जाना। भाई क्रिस सोचता है वो मॉन्स्टर वो ऑलमोस्ट मेरे को मार ही डाला था, अब इतने सारी चीजों के बाद मेरे को फिर से उसी जगह पर जाना पड़ेगा, मेरे को नहीं जाना। और इस टेंशन से निकलने के लिए वो वहाँ पर सो जाता है और मनी मन सोचता है मेरे को एक जॉब चाहिए था, मैं बहुत ही ज्यादा डेस्परेट हो चुका था बट ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, नहीं मैं अभी सो जाता हूँ। और वो चादर लिपट के सो जाता है। तभी वो अपने ड्रीम वर्ल्ड पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो बाबा से उसी मॉन्स्टर लोगों को देख पा रहा था जो कि एक दूसरे के साथ फाइट कर रहा था। तभी किसी का साउंड आता है बाबा सजाओ, बाबा सजाओ। और इसी के साथ क्रिस का नींद टूट जाता है। वो जोर से हाँफते हुए नींद से उठता है और वो कहता है जब से मैंने उन मॉन्स्टर की फाइट को देखा है मेरे को हर दिन इसका सपना आ रहा है। क्या अब सुबह भी हो गया? और वो अपने सिर को बाहर निकलता है। दिखाया जाता है वहाँ पर असल में सुबह नहीं हुआ था बल्कि बिल्डिंग के पीछे का पूरा जंगल में आग लग गया था और जिससे हर तरफ बहुत ज्यादा रोशनी हो रहा था। भाई जंगल में दिखाया जाता है वहाँ पर कोई तो था जो चलते हुए आगे बढ़ रहा था और ये असल में एक लावा मॉन्स्टर था। तभी दिखाया जाता है वहाँ पर एक हीरो पहुंच जाता है जिसके पास वाटर ड्रॉप का एबिलिटी था। वो इसका इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर को मारने का कोशिश करता है बट वो पतले से पानी के बूंदे उस मॉन्स्टर के लिए कुछ भी नहीं था, वो आराम से इसे सह सकता था। तभी वहाँ पर कोई और पहुंच जाता है जो कि अपने मुंह से आइस एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उस राक्षस को फ्रीज बनाने का कोशिश करता है। दिखाया जाता है उस मॉन्स्टर के पैर धीरे धीरे जमने लगते हैं और कुछ ही टाइम के अंदर वो पूरा मॉन्स्टर एक आइस क्यूब के अंदर कैद हो जाता है। वो लड़की कहता है टीम लीडर ये मॉन्स्टर लोग हमेशा दिन के टाइम ही अटैक करता है, अचानक से आज रात के टाइम क्यों है? तभी टीम लीडर कहता है हमें इस वाइल्ड फायर को रोकना पड़ेगा नहीं तो पूरा शहर जल सकता है और सोसाइटी में काफी ज्यादा डैमेज हो सकता है। तभी दिखाया जाता है उस मॉन्स्टर का सीन जो कि अभी भी अपनी लाभा के पावर का इस्तेमाल कर रहा था जिसके कारण से वो बर्फ धीरे धीरे गल रहा था। तभी वो टीम लीडर अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए एक नोखीला साइथ बना लेता है और उसके साथ एक चेन भी कनेक्टेड था और वो कहता है मैं अब इस मॉन्स्टर को संभाल लूंगा और वो तेजी के साथ उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगता है। तभी दिखाया जाता है उस मॉन्स्टर के माइंड के अंदर एक अजीब सा ब्लैक कलर का लिक्विड प्रवेश करता है और इसी के साथ साथ किसी का कॉन्शियसनेस उस मॉन्स्टर को कहता है उसे किसी भी हालत में लेकर आओ। वो मॉन्स्टर अपने पूरे पावर का इस्तेमाल करते हुए तभी के तभी उस क्यूब को तोड़कर बाहर निकलता है। टीम लीडर उसके बहुत ही पास तक पहुंच चुका था बट वो मॉन्स्टर एक पंच बनाते हुए सीधा टीम लीडर की तरफ हमला करता है और उसका एक ही पंच के साथ वो टीम लीडर बहुत ही दूर जाकर एक पेड़ के साथ टकराता है। उसका चेहरा हाथ पैर जल गया था। वो लड़की जोर से चीखती है टीम लीडर क्या आप ठीक है? वह उस मॉन्स्टर के सीन दिखाया जाता है उसके पीठ के अंदर एक बहुत बड़ी सी लाभा की कटोरी बन चुका था और उसके अंदर लाभा था और वो जोर से चीखते हुए वो सारे लाभा को हवा में उछाल देता है। अब इसे देखकर तो उनका हालत खराब हो चुका था। दिखाया जाता है वो लाभा उसी मॉन्स्टर के ऊपर गिरने के बाद वो मॉन्स्टर अब बहुत ही बड़ा हो चुका है और पहले से ज्यादा ताकतवर। सीन शिफ्ट होता है और हीरो के हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है। वहाँ पर हर तरफ अलार्म बज रहा था। सोनीटा कहता है अभी का हालत कैसा है? वहाँ पर स्क्रीन के अंदर एनालिसिस वगैरह चल रहा था और बहुत सारे जगहों पर रेड अलर्ट चल रहा था। एक ऑफिसर कहता है हमारे पूरे देश के अंदर 20 जगहों में एक साथ राक्षस देखे गए हैं। पिछले कुछ टाइम के अंदर इन राक्षस का अपीयर होने का जो पैटर्न था वो पूरी तरीके से बदल चुका है। भाई सोनीटा भी सोचती है कि कुछ टाइम पहले एक ही जगह पर दो मॉन्स्टर देखे गए थे और ये सब कुछ शुरू हुआ था आज से एक हफ्ता पहले। तभी एक ऑफिसर कहता है मिस डायरेक्टर एक बहुत ही अर्जेंट कॉल आया है भूसान ब्रांच से। भाई कॉल कनेक्ट कर दिया जाता है। दिखाया जाता है एक दूसरे जंगल का सीन। एक आदमी कॉल करके बोलता है बड़ी बहन मैं भूसान ब्रांच का डायरेक्टर बाई मोंगी हूँ और वो सोनीटा के साथ ऐसे कुछ छोटे मोटे बातें कर रहा था जबकि सोनीटा गुस्से के साथ कहता है पॉइंट में आकर बात करो किस लिए कॉल करे हो? तो मोंगी कहता है जैसे कि तुम्हें पता था कि हमारे यहाँ पर एक डीमन गेट अपीयर हुआ है, यहाँ का सिचुएशन काफी ज्यादा ही खराब हो चुका है और वो डीमन गेट 3 दिन से स्ट्रेट ओपन है और उसके अंदर से काफी सारे मॉन्स्टर बाहर आता ही जा रहा है। हमारे लोग कॉन्स्टेंटली 3 दिन से फाइट करता ही चला जा रहा है और इसे सुनकर तो सोनीटा पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। डायरेक्टर मोंकी कहता है हम जितना भी खत्म कर ले एक के बाद एक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। वही दिखाया जाता है गेट के अंदर से वापस से और एक मॉन्स्टर बाहर आने लगता है जबकि वहाँ पर सारे लोगों का हालत काफी ज्यादा ही खराब हो चुका था। वो लोग फाइट करते करते टायर्ड हो चुके थे और ये नया मॉन्स्टर काफी ज्यादा ही ताकतवर था। भाई सारे लोग बोल रहे थे ये गेट बंद क्यों नहीं हो रहा? वो मॉन्स्टर बाहर आते ही अपने ही सब में कुछ कहता है। भाई दिखाया जाता है वहाँ पर एक लड़की खड़ी हुई थी और वो असल में एक ट्रांसलेटर
कंप्यूटर थे जो कि मॉन्स्टर के लैंग्वेज को ह्यूमन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकता है। ये मॉन्स्टर कह रहे थे उसे लेकर आओ, उसे किसी भी हालत में लेकर आओ, हमें बस वो चाहिए। भाई मॉन्की कहता है यही बात को वो सारे मॉन्स्टर रिपीट करते ही जा रहे हैं। तब डायरेक्टर सोनिटा कहता है ये लोग किसको चाहते हैं, ऐसा कौन है। भाई दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, वो मॉन्स्टर अब गेट से बाहर आ चुका था और एक ऊंचा सा जंप लेते हुए नीचे लैंड करता है। मॉन्की कहता है हमें नहीं पता, बट अब तक जितने भी सारे मॉन्स्टर देखे गए हैं उनके मुंह पर बस एक ही बात था कि उन्हें किसी भी हालत में वो आदमी चाहिए और मैं यहाँ से जा भी नहीं सकता। अब मेरे को कॉल को रखना पड़ेगा क्योंकि हमारे सामने एक 8th लेवल के मॉन्स्टर आ चुका है। भाई कॉल को काट कर दिया जाता है। डायरेक्टर काफी ज्यादा ही हैरान हो रहे थे, उसके चेहरे से पसीना निकल रहा था। चलो फिर अब उसे भुलाने का टाइम हो चुका है। सीन शिफ्ट होता है और एक हेलीकॉप्टर को दिखाया जाता है। वहाँ पर कोई कॉल को पकड़ते हुए कहता है बताओ मेरे को मैटर क्या है। कोई कॉल में कहता है भूसन में एक 8th लेवल का मॉन्स्टर को देखा गया है और वहाँ पर 3 दिनों से एक डीमन गेट अपीयर हो रखा है। भाई वो हेलीकॉप्टर से कुछ ही टाइम के अंदर उस जगह पर पहुंच जाता है और बाहर आते हुए कहता है हाँ मेरे को अब दिखाई दे रहा है, चलो फिर मैं तुम्हें कुछ टाइम के बाद कॉल करता हूँ जब यहाँ का सिचुएशन सॉल्व हो जाएगा। और वो हेलीकॉप्टर से सीधा नीचे की तरफ जंप कर देता है। दिखाया जाता है वहाँ पर एक फॉलिंग स्टार की तरह नीचे की तरफ गिर रहा था। उसके बॉडी से काफी तेज रोशनी निकल रहा था जो कि बहुत दूर से भी नोटिस करा जा सकता है। फिर वो आदमी हवा में आते हुए ही अपने मुंह से वहाँ के योलो मिस्ट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है और उसके साथ अपने पावर को एक्टिव कर लेता है और वो बहुत ही तेजी के साथ नीचे की तरफ जा रहा था और वो कहता है स्पाइरल इन्वर्सन एक्टिवेटेड। फिर उसका स्पीड धीरे धीरे कम होने लगता है और वो बहुत ही आराम से किसी के छत के ऊपर लैंड करता है और असल में उसे डीमन गेट के ऊपर लैंड किया था। सारे लोग हैरानियत के साथ उसे देखता है और एक लड़की कहता है अब ये कौन है और ये कहाँ से आ गया, ये तुम जल्दी से जल्दी नीचे आओ, ये काफी ज्यादा डेंजरस साबित हो सकता है, तुम्हें पता भी है तुम किस चीज के ऊपर खड़े हो। भाई वो 8th लेवल का मॉन्स्टर पीछे की तरफ घूमता है और एक क्रीपी सा स्माइल देता है, फिर एक ऊंचा सा जंप लेते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उस लड़की के ऊपर ही लैंड करने जा रही थी। बट वो लड़की नोटिस कर लेती है। वो लड़की बहुत ही करीब से उस फोर्स को डॉज करता है और पीछे की तरफ देखता है। वो मॉन्स्टर किसी भी टाइम उस लड़की को कुचल सकता था। तभी दिखाया जाता है वो आदमी हवा में अपने दोनों उंगली से एक स्पेस को फाड़ रहा था और वो और ज्यादा फोर्स यूज करते हुए उस स्पेस के अंदर एक बहुत बड़ा दरार बना देता है, जो दरार उसी मॉन्स्टर के पास ओपन हो रहा था। और वो आदमी अपने हाथ को उसी स्पेस पोर्टल के अंदर डाल देता है और उसके अंदर से काफी ज्यादा ही खून बाहर निकलता है। दिखाया जाता है वो असल में उस मॉन्स्टर के सिर को ही खींच कर अपनी तरफ ले आ पहुंचा था और वो 8th लेवल का मॉन्स्टर वहीं पर मारा जाता है। इस पावर को देखने के बाद वहाँ पर सारे लोग काफी ज्यादा ही हैरान हो रहे थे। तो वो आदमी उस गेट से नीचे की तरफ लैंड करता है और कहता है तुम सभी लोग बहुत ही अच्छी तरीके से काम किए हो, अब तुम लोग आराम से रेस्ट ले सकते हो, यहाँ से मैं सारी चीजों को संभाल लूंगा। तभी एक लड़की दूसरे से पूछता है लीडर अब ये कौन है। तभी वो कहता है तुम अभी भी बहुत ही नए हो, तुमको इसके बारे में नहीं पता, ये वो है जिसके पास अभी के टाइम पहला राक्षस का एबिलिटी आया था, जिसने यूलो टास्क फोर्स को एस्टेब्लिश किया था। ये आदमी आज तक का सबसे ताकतवर राक्षस एबिलिटी यूजर है, इसे हम लोग एम्परर जैन कहते हैं। वही जैन का सीन दिखाया जाता है, वो अपने हाथ को इधर उधर मोड़ते हुए जमीन में अपने हाथ रखता है और कहता है चलो फिर अब यहाँ के प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाए। और उसके हाथ से काफी ज्यादा एनर्जी फोर्स बाहर रिलीज हो रहा था और वो डार्क एनर्जी सामने की तरफ बढ़ते हुए हर चीज को फाड़ते हुए हवा में फैल जाता है और इस पावर को वहाँ से हर कोई देख सकता था। वो लोग कहते हैं ये क्या है, यहाँ पर इतने सारे ब्लैक स्पेस पोर्टल क्या कर रहा है। तो वो लीडर कहता है मैंने बहुत बार इनके पावर के बारे में सुना है, बट पहली बार इसको अपनी आंखों से देख रहा हूँ। दिखाया जाता है उस आदमी के सामने कई सारे स्पेस रिफ्ट बन चुके थे और वो आदमी उनमें से एक रिफ्ट को बड़ा करता है। दिखाया जाता है क्रिस के घर के पीछे का वही माउंटेन को जिसके अंदर आग लग चुका था, वो मॉन्स्टर अभी बहुत ही ज्यादा ही बड़ा हो चुका था और वो दोनों हीरो काफी ज्यादा ही थक चुके थे और अपना होश ऑलमोस्ट खोने ही वाले थे। वो दूसरा लड़की तो ऑलरेडी अपनी होश खोकर नीचे गिरी पड़ी थी। तभी वो लीडर पीछे घूमते हुए कहता है मिस ली जल्दी से यहाँ से हट जाइए, वो मॉन्स्टर इसी तरफ अटैक कर रहा है। और तभी वो मॉन्स्टर हमला कर देता है। वो लीडर अपने पूरे पावर के साथ आइस एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और एक शील्ड बनाने का कोशिश करता है, बट वो मॉन्स्टर बहुत ही स्पीड के साथ उस आदमी के पास पहुंच जाता है और उसके शील्ड के ऊपर जोर से लैंड करता है। वो आदमी अपने घुटनों में आ चुका था और उसके शील्ड पर भी दरारें पड़ चुके थे। तभी दिखाया जाता है वो शील्ड टूट जाता है और उसका पंच सीधा उस आदमी के सीने में आकर गिरता है। वो आदमी बहुत ही दूर जाकर गिरता है, उसके पूरे बॉडी के अंदर आग लग चुका था और वो मन ही मन कहता है चलो फिर लगता है आज ही मेरा जिंदगी का अंत होने वाला है, मेरे पास कोई भी चारा नहीं है, मैं किसी भी हालत में यहाँ से भाग नहीं सकता, चलो गुड बाय। और वो अपनी आंख बंद कर लेता है। तभी वो देखता है वहाँ पर उसके बॉडी पर कोई भी अटैक लैंड नहीं होता। तभी दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर एक स्पेस रिफ्ट के अंदर जाने लगता है और कोई उस मॉन्स्टर के सिर पर हाथ रखता है और ये असल में और कोई नहीं एम्परर जैन था। वो उसके सिर को पकड़कर अपनी तरफ खींचकर साइड में फेंक देता है। जैन उसकी तरफ देखता है और कहता है चलो फिर बाकी के 20 जगहों का भी प्रॉब्लम
प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाए और अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहता है एक्टिव ऑल यूनिट्स। उसके साथ सारे पोर्टल धीरे धीरे बड़े होने लगे थे। दूसरी तरफ और एक जगह का सीन दिखाया जाता है। एक मॉन्स्टर एक आदमी के पेट पर अपना पैर रख दिया था और वो अपने ही लैंग्वेज पर कुछ बातें कर रहा था और अपनी उंगली को बड़ा करते हुए उस आदमी के हाथ में धंसा देता है। इससे उस आदमी को काफी ज्यादा ही दर्द होता है और तभी उस मॉन्स्टर के पीछे स्पेस पोर्टल बन जाता है और वो मॉन्स्टर उसी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। और ऐसे ही जितने भी सारे जगह पर मॉन्स्टर देखे गए थे वो सब के सब उस स्पेस पोर्टल के अंदर से एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। वही मेन हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है। एक ऑफिसर कहता है डायरेक्टर सारी जगहों का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, बस अभी भूसा नहीं बाकी है। वही सोनिटा एक रिलीफ का सांस लेते हुए कहता है कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, लगता है हमारा लीडर वहाँ पर पहुंच चुका है। सीन शिफ्ट होता है और जैन का सीन दिखाया जाता है। उसके सामने अब सारे 8th लेवल का डीमन एक साथ आ चुका था और वो हंसते हुए कहता है चलो फिर लगता है सारे लोग इकट्ठा आ चुके हैं, अब खेल को शुरू करा जाए। वो सारे मॉन्स्टर हमला करने के लिए बढ़ ही रहा था बट जैन के पावर के सामने उन सभी को पीछे हटना पड़ता है। फिर जैन अपने एक उंगली को एक मॉन्स्टर के सामने दिखाते हुए एक स्पेस रिफ्ट को ओपन करता है और कहता है स्पाइटल रेंट और अपनी उंगली को एक राउंड बनाकर छोड़ देता है। दिखाया जाता है वहाँ बस सारे मॉन्स्टर एक ही सेकंड के अंदर खत्म हो जाते हैं। ये देखकर तो वहाँ पर सारे लोग पूरी तरीके से हक्का वक्का हो चुके थे। एक लड़की कहता है एक इस तरीके का पावर है, इसके पावर के सामने तो हमारा पावर रेत बराबर भी नहीं है। तभी वो फायर मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। जैन उसके सामने पहुंचता है और कहता है ये ट्रांसलेटर इस तरह आओ और जैन उस मॉन्स्टर के सिर को पकड़कर खींचता है और कहता है बताओ तुम लोग पिछले हफ्ते से सभी जगह पर इतना आतंक क्यों मचा रहे हो। वो मॉन्स्टर अपनी लैंग्वेज में कुछ कहता है। वो ट्रांसलेटर कहता है ये मॉन्स्टर कह रहा है उन्हें वो आदमी किसी भी हालत में चाहिए। जैन कहता है पूछो उससे कौन सा आदमी। बट ट्रांसलेटर कहता है वो बस एक ही बात कह रहा है कि उसे वो आदमी चाहिए, इसके अलावा और कोई भी बात नहीं कर रहा। फिर जैन कहता है तो फिर इसे जिंदा रखने का कोई भी मतलब नहीं बनता और उसके साथ उस मॉन्स्टर का बॉडी नीचे गिर जाता है और जैन एक डेविलिश सा लुक देते हुए कहता है कोई बात नहीं, जितने भी सारे मॉन्स्टर बाहर आएंगे उन सब के सब को मैं खत्म कर दूंगा, सबके सब को। और चलो अब एक गेट ही बाकी है तो फिर इसे भी बंद करा जाए। और वो अपने हाथ को जमीन में रखता है और उसके अंदर से काफी ज्यादा ही डार्क एनर्जी रिलीज होता है जो कि सीधा उसी गेट की तरफ जाता है और वो पूरा गेट ही उसके स्पेस पोर्टल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। वहाँ पर सारे लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो चुके थे। वो लड़की कहता है हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसा पावरफुल एम्परर हमें लीड कर रहे थे। वही लीडर कहता है इनका उम्र बहुत ही ज्यादा है बट इनके लुक से तुम इसे जज नहीं कर सकते। वही जैन कहता है चलो फिर पूरा मैटर अब सॉल्व हो चुका है। सीन शिफ्ट होता है और एक गवर्नमेंट बिल्डिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर सोनिटा जैन के ऑफिस में पहुंचता है और वो कहती है आपने उस गेट के साथ क्या किया। भाई जैन कॉलर को ठीक करते हुए कहता है मैंने अपने डार्क स्पेस के अंदर उसे एब्सॉर्ब कर लिया है। भाई सोनिटा कहती है क्या डार्क स्पेस पोर्टल के अंदर, ये तो मॉन्स्टर से भी मॉन्स्टरस है, अब उन मॉन्स्टर के साथ इतना क्रूर कैसे हो सकते हैं। तभी जैन कहता है देखो बहन जो दिखाने आए हो वो जल्दी से जल्दी दिखाओ और अभी मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ। सोनिटा कहती है आप हो टायर्ड, ऐसा भी कभी हो सकता है। तभी जैन कहता है तुम्हें क्या लगता है मेरे पास अनलिमिटेड पावर है, मेरा भी एक लिमिट है और इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करते करते मेरा दिमाग भी थक जाता है। तभी सोनिटा टीवी को ऑन करते हुए कहता है तो आपने जिस इन्फॉर्मेशन के बारे में कहा था ये रहा वो, यहाँ पर पिछले मंथ जितने भी सारे लोग रिक्रूट हुआ है उनका पिक्चर लगाया गया है। भाई जैन कहता है मैं बस उसे देखना चाहता हूँ जिसको वो सारे राक्षस मांग रहा है और उन सारे पिक्चर्स में से हमारे हीरो क्रिस का भी एक पिक्चर था। भाई किसी दूसरे वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हजारों के तादाद में मॉन्स्टर खड़े हुए थे और उन सारे मॉन्स्टर के सामने वो अपनी आंखें खोलते हुए कहता है उसे लेकर आओ, उसे किसी भी हालत में लेकर आओ। अब दोस्तों ये लड़की कौन है और ये हमारे हीरो को क्यों चाहता है, हमारे हीरो के अंदर ऐसा क्या चीज छुपी हुई है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे बट नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो जो उसे लाइक कर देना, इस सीरीज के साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर देना और इस सीरीज कैसा लगा वो भी नीचे कमेंट कर देना। तब तक के लिए खुश रहे और सुनते रहे बाजी यानी 2.0। गुड बाय।